समीर सर, आपके पास आते हुए 2004 का जो नतीजा कांग्रेस के लिए रहा, कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है कि वो 2004 के उस प्रदर्शन को 2024 में दोहरा पाएगी। लेकिन फिर मेरा सवाल आता है, कैसे? इस एटीट्यूड, इस एरोगेंस के साथ, बिना किसी नीति के साथ, जमीनी स्तर पर अभी तक टिकट सर हर सीट के फाइनल नहीं हुए, वहां तक कांग्रेस नहीं पहुंची। कहीं पर गुट बटे हुए नजर आ रहे हैं। कोई अपने लोगों को सेट करना चाहता है तो कोई किसी का टिकट कटवा देना चाहता है, और हर जगह अमूमन इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। फिर आप सोचते हैं कि आप 2004 जैसा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, वो भी किसके सामने? मोदी के सामने, जो पहले से ही 400 पार का टारगेट दे रहे। देखिए, कांग्रेस की जमीनी स्थिति और कांग्रेस के सहयोगियों के दल के दम पर कांग्रेस चुनाव लड़े, उनके सामने कांग्रेस की क्या हैसियत है, मैं आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। बिहार में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस के अंदर, इस उम्मीद के साथ कि पूर्णिमा की सीट दे दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा आपको सीट मिलेगी। लालू प्रसाद यादव ने वो सीट लेने दी, बेचारे को निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है पप्पू यादव को। कर दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। बिल्कुल। उसके बाद देखिए औरंगाबाद की सीट, वहां से कांग्रेस लड़ना चाहती थी, उन्होंने वो सीट नहीं दी। बंगाल के अंदर 2 सीट ममता बनर्जी ने कहा था, कांग्रेस नहीं मानी तो कांग्रेस में वो 2 सीट भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी। आप कांग्रेस की हैसियत देखिए। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर मैं बताता हूं, उद्धव ठाकरे ने बहुत स्पष्ट बोल दिया था कि बंबई के अंदर ये सीटें मेरी है, 6 लोकसभा की सीटें, यहां मैं लड़ूंगा और इन सीटों पे मैं कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहा हूं। कांग्रेस से बिना पूछे उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दे। कांग्रेस उद्धव ठाकरे से पूछने की स्थिति में नहीं थी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो किस गठबंधन के साथ कांग्रेस, अखिलेश यादव के साथ आप देखिए, अखिलेश यादव ने 17 सीटें दे दी। उसके बाद कांग्रेस अभी तक अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पाई, जो उनके घर की 2 सीटें थी। ये बताने की स्थिति में है कि वहां से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लड़ेंगे या कोई कैंडिडेट लड़ेगा। जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर एक ताकत हुआ करती थी, आज उत्तर प्रदेश में इसका नाम देने वाला नहीं है। छिंदवाड़ा में आप देख लीजिए, कमलनाथ उनके बेटे दिल्ली में बैठे हुए थे, ये तय हो गया था वो दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। आपकी झारखंड के अंदर एक सांसद थी, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, वो कांग्रेस छोड़कर चली गई, आपके पास खबर नहीं। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप उसके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, और कांग्रेस खुद अपने दम पे लड़ना नहीं चाहती। आज कांग्रेस की सीट जो है वो 40 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है, जो एक समय कांग्रेस 404 सीटों पर 1984 के अंदर आई थी। और आप वोट बैंक का मजा देखिए, 1984 में कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले थे, और 2019 में भी कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले। फर्क इतना था कि उस समय कांग्रेस को 40% वोट मिले थे, और आज कांग्रेस को 19% वोट मिले ना सर। इस बार तो कांग्रेस के पास सहारा है ना। अगर मैं पूर्णिमा, लेकिन सहारे की बात करें, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन इस बार जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें अगर एक आयाम देखें, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम उम्मीदवार भी उतारे, तो तकरीबन 450 उम्मीदवार उतारे मैदान में। इस बार कांग्रेस पार्टी 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए। दरअसल कई ऐसे राज्य के चुनाव हैं, जैसे कि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, 10 सीट अनअपोज्ड भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत रही है। कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, और ये स्थिति आज, चाहे हम अभी बिहार की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तमाम राज्यों में है। कांग्रेस के पास ढंग के अच्छे कद्दावर उम्मीदवार नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने आप को बीते 10 साल में रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बना पा रही। एक के बाद एक शिकस्त देखना कांग्रेस पार्टी के मनोबल को तोड़ता चला जा रहा है। जमीन से आप कटते चले जा रहे हैं, और जब आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट मिनट डिसीजंस लेंगे। अब जरा देखिए, अभी चर्चा हुई, कहा गया कि अमेठी से डिक्लेयर नहीं है। आज की डेट में अगर आप इस बाबत अश्योर्ड नहीं है कि वायनाड और अमेठी से एक साथ अगर आपने उम्मीदवारी घोषित कर दी, तो अब वायनाड या अमेठी में से कोई एक हारेंगे या दोनों हार जाएंगे। ये स्थिति बताता है कि आप कितने अस्थिर हैं। आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि जनता आप पर विश्वास कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। यह स्थिति बताती है कि कांग्रेस पार्टी में आज निर्णय लेना, निर्णायक स्थिति में होना, ये अपने आप में न के बराबर है। खास करके तब जबकि एक चुना हुआ अध्यक्ष है, लेकिन उसके सामने पूर्व अध्यक्ष अपनी दलीलें और अपनी बातें मनवाता हुआ बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। और इसको लेकर बाजी जी सवाल लगातार तब भी उठे जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जाने लगे। उन्होंने कांग्रेस को लेकर ऐसे बहुत सारे टैक्स लगाए, कांग्रेस पर आरोप लगाए, और ये तक कह दिया कि आला कमान ही 3-3 हिस्सों में बटा हुआ है। नीचे वालों से मुलाकात का वक्त तो छोड़ दीजिए, उनको कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई संवाद की स्थिति नजर नहीं आती। कोई नीचे बेहतर नेता है तो उसको पनपने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही नेता है, और प्रधानमंत्री उसको लेकर तंज कसते हैं कि वो ऐसा एक स्टार्टअप है जो ना लॉन्च हो रहा है ना लैंड हो रहा है। तो एक जबरदस्त ट्वीट है जिसकी वजह से मनीष तिवारी बहुत ट्रोल हो रहे हैं, और मैं सिर्फ उसका एक अंश पढ़कर बता रहा हूं।
These elections are simply not a process to change the government. It is a heartfelt effort to save the soul of democracy in our country. I am contesting to safeguard the constitutional values and rights given to each citizen. जरा सोचिए, आज एक लोकतंत्र को बचाने की बात वो पार्टी कर रही है जिसने इस देश में इमरजेंसी लागू की। जी। आप और क्या आज इस देश में लोकतंत्र नहीं है? अगर लोकतंत्र नहीं है तो तमाम विपक्ष के नेता बीते 10 सालों से अपनी आवाज इतने मुखर तरीके से कैसे रख रहे हैं? आप किसी भी बहस में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस काटे जाते हैं, सब कुछ होता है। और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के ऊपर चिल्लाते हैं कि आप बिके हुए हैं बीजेपी से। कांग्रेस के पत्रकार कहते हैं कि आप लोग सब बीजेपी के बिके हुए हैं या उनसे सवाल नहीं पूछते। ये क्या मतलब है? क्या सवाल पूछना और उसके लिए भी चीजों को करना अब ऑपोजिशन तय करेगा कि हमें क्या सवाल पूछने चाहिए? हमने वो जमाना भी देखा है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी से कई तरह के सवाल पूछे जाते थे। उस वक्त तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये नहीं कहते थे कि आप क्यों पूछ रहे हैं भाई। नहीं, और सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात, ज्योति जी इस पर आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, लेकिन इसी बीच में सुशीबेन शाह प्रवक्ता हैं शिवसेना की शिंदे गुट की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुशीबेन शाह जी, आपका स्वागत करती हूँ और आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन बेलारी जी आप भी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, लौटती हूँ आपके पास। लेकिन ज्योति जी, पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो सबसे अनफॉर्चुनेट बात आप ये देखिए कि उस यात्रा में राहुल गांधी के साथ तमाम पत्रकार चलते थे, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी अपनी बातें उन पत्रकारों के सामने रखते थे। फिर उसके बाद राहुल गांधी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते थे कि पत्रकार उनको कवर नहीं करते। अब इसको लेकर क्या कहा जाए? मतलब एक तरीके का सर एक है ना कि आपने मन में एक विचार बना लिया कि भाई ऐसा ही है, आपको सवाल पूछने से दिक्कत, आपको अपना आधार बताने से दिक्कत, आप ये तक नहीं बता पा रहे आप कहां खड़े हैं। जहां पर जब मोदी कह देते हैं कि 2014 में हम उम्मीद के साथ आए, 2019 में हमने विश्वास पैदा किया और 2024 में हम गारंटी लेकर आ रहे हैं, तो कांग्रेस कहां है अलायंस के साथ बीच में? चलिए, कांग्रेस कहां है अलायंस में, यहीं से बात शुरू करता हूं। आप जब कह रहे हैं कांग्रेस अलायंस में, और बहुत सी बातें उठी है, अजय कुमार जी से लेकर बाकी लोगों ने भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कुछ बातें कही। मैं कहना चाहता हूं आपसे पूर्णिमा जी कि जब आप कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पा रही, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट था तो वो दूसरे पार्टियों से ले लेकर क्यों अपने कैंडिडेट बनाए? आधा से ज्यादा कैंडिडेट तो केवल दूसरे पार्टियों से लेकर बनाए। तो इसका मतलब ये तो साफ होता है ना कि आपके पास कैंडिडेट नहीं थे, आपने ईडी सीबीआई को भेज कर डरा कर आपने कैंडिडेट लिए और लेकर उनको अपने पास ले आए। जिसको आप भ्रष्टाचार बोलने दीजिए, यही दिक्कत है ना। अब बोलने दीजिए, यही पूर्णिमा जी देखिए, आप जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को बोलने दिए एक लाइन में, अब मेरी बात जनता को नहीं पहुंचने देना चाहती है,